नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीओके लाने का बटन दबाया, उधर राहुल गांधी ने वो किया कि पाकिस्तान में हीरो बने बैठे हैं। आज आपको देखना चाहिए। एस जयशंकर पर सवाल, राफेल पर सवाल, कांग्रेस के वो कांड जिसने पाकिस्तान की मौज करा के रखी हुई। पाकिस्तान को एक्सपोज करने पीएम मोदी ने दुनिया में टीम भेजी, तो इंडिया में किस किस को आग लगी हुई है आज आपको दिखाऊंगा। उधर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा आईएसआई और पाकिस्तान के लिए जासूसी, वो वीडियो जो हर राज खोल देगा। पाकिस्तानी एजेंट और भारतीय यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की वो कुंडली जो हैरान कर देगी। भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों की लिस्ट आई, तो किस किस का नाम निकला आज आपको दिखाऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर का खेला जारी है। भारत ने एक और बहुत बड़ा आतंकी किसे ठोक दिया है वो मैं बताऊंगा। और पाकिस्तान की सबसे घनघोर बेइज्जती का वो वीडियो आ गया है जो दुनिया पहली बार देख रही है, वो भी आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, नारा और स्क्रिप्ट तैयार है। एक्शन भी शुरू हो गया है क्या, आज इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सर्वे पर रोक की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने सर्वे पर लगे स्टे को हटा दिया और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि इस मामले में अब जो भी कार्रवाई हुई है अभी तक वो सही हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे देशों के नागरिकों को भारत में शरण देने के मामले में सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत दुनिया भर के शरणार्थियों के लिए धर्मशाला नहीं है कि यहीं सब बसे रहेंगे। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश पहले ही 140 करोड़ की आबादी से जूझ रहा है, ऐसे में दूसरे देश से आने वालों को शरण नहीं दी जा सकती। श्रीलंका के एक नागरिक की शरण देने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की और उसकी याचिका खारिज कर दी। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने आज लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान शमी ने सीएम योगी को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, जबकि सीएम योगी ने उन्हें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत बना हुआ प्रोडक्ट गिफ्ट में दिया है। हैदराबाद में बम धमाके की बड़ी साजिश को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने मिलकर नाकाम कर दिया है। ज्वाइंट ऑपरेशन में सिराज और समीर नाम के दो आतंकी गिरफ्तार हुए। ये दोनों आतंकी हैदराबाद में ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे। शुरुआती जांच में दोनों आतंकियों का खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस से कनेक्शन निकला है, जिसके बाद पुलिस इनके मॉड्यूल को खंगालने में जुट गई है। बेंगलुरु में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश की वजह से शहर के निचले इलाके पानी में डूबे हुए हैं। रिहायशी इलाकों में घरों में पानी घुस गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बेंगलुरु में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है, जो स्टेज 4 में पहुंच चुका है। 82 साल के बाइडेन की पिछले हफ्ते जांच की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर बाइडेन की हड्डियों तक फैल गया है। यह जानकारी बाइडेन के ऑफिस ने दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के मेडिकल कंडीशन पर दुख जताया और उनके जल्द ठीक होने की कामना की। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें आज आपको दिखाऊंगा पीएम मोदी ने पीओके लाने का बटन दबाया, उधर राहुल गांधी ने वो किया कि पाकिस्तान में हीरो बने बैठे। एस जयशंकर पर सवाल, राफेल पर सवाल, कांग्रेस के वो कांड जिसने पाकिस्तान की मौज करा दी। और पाकिस्तान को एक्सपोज करने पीएम मोदी ने दुनिया में टीम भेजी, तो इंडिया में किस किस को आग लग गई। सबसे पहले भारत में जो पॉलिटिक्स चल रही है और पाकिस्तान क्या कर रहा है आपको देखना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की धुआंधार कामयाबी ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद हमारे देश में जो पॉलिटिक्स हो रही है उसने साबित कर दिया कि कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। जब पूरा देश एकजुट होकर ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य की तारीफ कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शक्तिशाली और डिसाइसिव नेतृत्व की चर्चा हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी को अलग ही आग लगी हुई है। यहां पीएम मोदी ने प्लान पीओके को लॉन्च करने के बाद कौन सा बड़ा एक्शन कर दिया, आज आपको यह दिखाऊंगा। लेकिन आप अपने देश में राहुल गांधी से लेकर संजय राउत तक की पॉलिटिक्स देखेंगे तो माथा पीट लेंगे बॉस कि क्या ही लोग हैं। लेकिन यह सीज फायर पाकिस्तान के आतंकियों और उसके मददगारों को नहीं बचा पाएगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने कैसे ग्लोबल जंग छेड़ दी है, कैसे पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों की टीम बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जो ऑपरेशन पीओके का अगला चैप्टर हो सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ पीएम की कूटनीति से कांग्रेस टीएमसी को दिक्कत क्यों हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पर
सवाल उठाकर राहुल गांधी क्यों फंस गए हैं, ये सब आज आपको देखना चाहिए। लेकिन पहले जो दिन भर हुआ उसकी एक झलक देखिए। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता कितने गिरेंगे ये इससे पता चलता है। दिस क्वेश्चन आपको किसने लिख के दिए थे? वही तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सीख के आए ना। नरेंद्र मोदी ने पीओके वाले प्लान का बटन दबा रखा है। उसी वक्त आप देखिए कि राहुल गांधी कैसे खतरनाक लेवल की पॉलिटिक्स करने में जुट गए। जिस वक्त सरकार और सेना बार बार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, उस वक्त राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि सेना ने कितने एयरक्राफ्ट गंवाए। राहुल गांधी ने शनिवार को यही कहा और आज फिर कह रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर चुप हैं, उनकी ये चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, ये निंदनीय है। और आगे राहुल गांधी ने लिखा कि इसलिए वो दोबारा पूछेंगे कि पाकिस्तान को हमले का पता होने की वजह से हमने कितने भारतीय एयरक्राफ्ट गंवाए। आगे राहुल गांधी ने लिखा ये सिर्फ चूक नहीं थी, ये अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। इससे पहले कल भी राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान शेयर करते हुए ट्वीट किया था और लिखा था कि हमला करने से पहले पाकिस्तान को बताना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने इसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है। इसकी मंजूरी किसने दी? इसके नतीजे में हमारी एयरफोर्स ने कितने एयरक्राफ्ट गंवा दिए। यानी राहुल गांधी के निशाने पर दो लोग हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा एस जयशंकर। और वो बार बार एस जयशंकर को निशाने पर लेते लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनको लग रहा है कि भाई मोदी का नाम हो रहा है। और ये लोग चाहते थे कि संसद का विशेष सत्र हो, इसी के लिए, यही हंगामा करने के लिए, यह दिखाने के लिए दुनिया को कि हम एकजुट नहीं है। जब दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है तब कांग्रेस की यह पॉलिटिक्स चल रही है। और बार बार राहुल गांधी का फोकस इस पर है कि हमारे कितने विमान गिर गए, हमारे कितने विमान गिर गए। जब भारत के विमान गिरा दिए, राहुल गांधी और कांग्रेस भी इसी बात को आगे बढ़ाने में जो है वो पड़े हुए हैं कि पाकिस्तान ने भारत के विमान गिरा दिए। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फॉरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ। यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, यह जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। पवन खेड़ा से लेकर राहुल गांधी तक का फोकस है कि हमारे कितने विमान गिरे, इन्हें जानना है। पर पहले तो यह बताएं कि इन्हें बताया किसने कि हमारे विमान गिरे, क्योंकि एयर चीफ ने या फिर किसी भी वायुसेना से जुड़े अधिकारी ने यह लाइन तो अभी तक नहीं कही कि हमारे इतने विमान गिर गए या हमारे विमान गिर गए हैं। इनको किसने बताया? पाकिस्तान के नैरेटिव पर इन्हें भरोसा है कि हमारे विमान गिरे हैं, और इन्हें सार्वजनिक तौर पर जवाब क्यों चाहिए कि हमारे कितने विमान गिरे हैं। सोचिए, कांग्रेस और राहुल गांधी ये बातें तब कर रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है और युद्ध खत्म नहीं हुआ, युद्ध सिर्फ रुका है। इस वक्त भी सेना अपनी पूरी तैयारी में जुटी है कि किसी भी वक्त अगर ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा राउंड शुरू हो जाए तो इस बार पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देना है। और कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स इस लेवल पे चली गई है। आज ही आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी बॉर्डर के पास के इलाकों में पहुंचे। लोंगेवाला में आर्मी चीफ फॉरवर्ड एरिया में तैनात सैनिकों से मिले। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान से ड्रोन और मिसाइलें आ रही थीं, तो जैसलमेर से कच्छ के रेगिस्तान तक वेस्टर्न बॉर्डर पर भारतीय सेना, एयरफोर्स और बीएसएफ ने पूरा दबदबा बनाकर रखा था। यह वो इलाका है जो भीषण गर्मी में तपता है, फिर भी भारत का एक एक सैनिक पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा था, दिन रात दे रहा था। और इधर पॉलिटिक्स हो रही है। इन हालात में पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना ने कितने विमान गंवाए, वहां कितनों को फोड़ दिया, पाकिस्तान में कैसे घर में घुस के मार दिया। इसका इनको क्रेडिट नहीं है देना है भारत को, भारतीय सेना को। हमारे कितने गिरे? अरे युद्ध है भाई, अगर गिर ही गया होगा एक दो तो क्या हो गया, ऐसा क्या जानना है आपको? और वो भी तब जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, बार बार बोला जा रहा है। जो लोग पूछ रहे हैं कि कितने विमान गंवाए, वो ये नहीं देख रहे कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान का कैसे धुआं धुआं कर दिया। आप सुनिए हमारे सैनिकों को, जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई, उसके ड्रोन, उनके मिसाइल कुछ चलने नहीं दिए यहां पर। आज वो अपने शौर्य के बारे में, सेना के शौर्य के बारे में देश को गर्व से बता रहे हैं। सुनिए हमारे सैनिकों को, शायद ये कांग्रेस पार्टी को जवाब होगा। इस वक्त हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हैं। हम आईबी पर हाई अलर्ट में तैनात हैं।
ये पीछे जो आप एरिया देख पा रहे हो, ये वो एरिया है जहां से दुश्मन अक्सर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता रहता है। और ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने 8 और 9 मई की रात को की थी। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक भारतीय सेना देश की सरहदों पर तैनात है, तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। हम अपने देश के दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। देश के सैनिकों को सलाम है बॉस, लेकिन अफसोस होता है जिस लेवल की पॉलिटिक्स राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं उसको देखकर। सेना का मनोबल तो हाई है, देश का मनोबल हाई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स ऐसी है जो इस मनोबल को नीचे ला सकती। उन्हें इसकी चिंता नहीं है। जिस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही थी तो कहा जा रहा था कि अरे लाहौर में धमाका हो गया, ये भारतीय मीडिया को कैसे पता? कराची में हो गया, ये कैसे पता? उनका विमान गिर गया, ये आपको कैसे पता? यहां उनको सारी चीज में सेना का ऑफिशियल वर्जन चाहिए था एक इकोसिस्टम को। उसके बिना कांग्रेस पाकिस्तान में बर्बादी हुई है, ये यहां का इकोसिस्टम मानने को तैयार नहीं था, सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन जब अभी हमारी सेना ने एक बार भी नहीं कहा कि हमारा विमान गिरा है, इनको जानना है कितना विमान गिरा है। क्यों भाई, क्यों जानना है? अभी तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, अभी तो पाकिस्तान ने सिर्फ ट्रेलर देखा है और अभी तो पाकिस्तान पर सिर्फ 10% गोला बारूद हमने बरसाया है। अभी तो 90% बाकी है। सुनिए, आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। आई मस्ट टेल यू दिस, हमारे जवान्स दे वर चार्ज्ड अप। जैसे ही कन्फ्लिक्ट के डेज बढ़ते जा रहे थे, दे वर फुल ऑफ जोश एंड शूटिंग डाउन ड्रोन्स विद मोर एक्यूरेसी। जब एक एक सैनिक आज भी अलर्ट मोड में है, बॉर्डर पर पूरी नजर रखी जा रही है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब फिर से देने की तैयारी है, तो इस वक्त यह सवाल पूछने का क्या मतलब है कि भारत ने कितने विमान गिरा? यह सब देखना सेना का काम है और वो ये देख भी लेगी। लेकिन कांग्रेस की राजनीति का स्तर इतना नीचे चला गया है कि जिस वक्त भारत जबरदस्त तरीके से कूटनीति करने में जुटा है, अपनी ताकत से पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर जवाब दे रहा है, पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज कर रहा है, उस वक्त कांग्रेस भारत के विदेश मंत्री को गद्दार जैसे शब्द कह रही है। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज क्या कहा है। जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं, ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। और उसके बाद लीपापोती। विदेश मंत्री को गद्दार कहना और उस वक्त कहना जब युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, तो विदेश मंत्री दुनिया में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, उस वक्त कांग्रेस इस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है। पाकिस्तान क्या बोलेगा भाई? बोलेगा देखिए ना, कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि वहां का विदेश मंत्री गद्दार है। और वो विदेश मंत्री जब दुनिया में कहेगा कि पाकिस्तान देखिए क्या 2 कौड़ी का देश है और क्या क्या करता है, तो उनसे किसी ने पलट के पूछ लिया कि आपकी कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि आप ही गद्दार हैं, क्या स्थिति बनेगी सोचिए आप। कांग्रेस को यह सब समझ में नहीं आता है, इनको गद्दारी दिख रही है। पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर का नाम हो रहा है, तो इनको गद्दारी ढूंढ के लाना है। और आप देखिए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ही यूरोप के दौरे पर नीदरलैंड्स गए थे। एस जयशंकर यूरोप के देशों से मिल रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के जिस बयान पर राहुल गांधी और कांग्रेस बिना सोचे समझे बवाल करने में जुटे हैं, उस बयान में ऐसा कुछ था भी नहीं जिस पर राहुल गांधी ने मुद्दा उठा लिया। आप उस बयान को
सुनिए एक बार पहले, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. तो एस जयशंकर ने क्या कह दिया बॉस? यह बात प्रधानमंत्री ने नहीं कही थी मंच से खड़े होकर कि हम ऐसी सजा देंगे, हम ऐसा एक्शन लेंगे कि आतंकी और आतंकियों को पालने वाले, उनके जो सरगना है, उनके कल्पना से परे की सजा दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री ने नहीं क्लियर कहा था कि हम आतंकियों पर अटैक करने वाले हैं। पाकिस्तान को यह कहना कि हम आतंकियों को टारगेट करने जा रहे हैं, यह बता देना होता है कि हम किस आतंकी को मारने वाले हैं, हम तुम्हारे किस 9 जगह पे बम फोड़ने वाले हैं, हम किस दिन फोड़ने वाले हैं। यह बोला क्या उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को हमने पहले ही यह बता दिया था कि हम जो है वो आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं, इतनी बात कही। इसका तमाशा बना के छोड़ दिया इन लोगों ने कि पाकिस्तान को जैसे सब बता दिया कि तुम वहां एक काम करना, तुम जो है हाफिज सईद को हटा देना, हम वहीं फोड़ने वाले हैं। क्या कांग्रेस पार्टी कर रही है भाई? उनको दिख नहीं रहा और कह रहे हैं विदेश मंत्री गद्दार हैं। जयशंकर ने सामान्य से बात कही। अगर जयशंकर साहब को कोई ऐसी बात कही होती तो पाकिस्तान सबसे पहले हल्ला मचाता, लेकिन पाकिस्तान ने तो हल्ला नहीं मचाया। यहां राहुल गांधी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल ही पूछने लायक नहीं है, सामान्य समझ की बात है। भारत का स्टैंड क्लियर कर रहे हैं कि भाई हमने पाकिस्तान को यह बता दिया था कि हम तुम्हारे लोगों को नहीं मार रहे, हम मिलिट्री एक्शन नहीं कर रहे, हम आतंकियों को मारने वाले हैं, ये ध्यान में रखना। कहां, क्या, कब, कैसे मारने वाले ये थोड़ी बताया था। और कोई अपने ऑपरेशन की जानकारी पाकिस्तान को दे देगा ताकि वहां पर कोई ऑपरेशन जो है वो ढंग से हो नहीं और उसके बाद भारत की छीछा इधर हो जाए। अगर विदेश मंत्री की बात समझ में नहीं आई तो कम से कम राहुल गांधी और कांग्रेस को सेना की बात तो सुन लेनी चाहिए। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कब जानकारी दी गई थी, यह बात खुद डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताई थी। डीजीएमओ साफ साफ कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद उन्होंने पाकिस्तान के डीजीएमओ को बता दिया था कि भारत ने उनके यहां आतंकी कैंप को उड़ा दिया है। सुनिए एक बार। We did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor. The request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were of course prepared. यानी भारत ने पहले तो यह क्लियर कर दिया था कि हम आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं, जो कि बहुत एविडेंट था। सारी दुनिया को उन्होंने बताया था कि भाई ये पहलगाम का हमला हुआ, हम आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। तो विदेश मंत्री ने कोई बहुत अजीबोगरीब अफलातूनी बात नहीं कर दी, कोई बहुत बड़ा खुलासा कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। वो जबरदस्ती का माहौल बना रहे हैं क्योंकि उनको मामला दूसरी तरफ ले जाना है। और उसके बाद जब ठोक दिया तब डीजीएमओ ने बता दिया कि भाई तुम्हारे मार दिया है और आतंकियों को मारा है। अब चुप बैठोगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो फिर फोड़ देंगे, और फोड़ दिया उसके बाद। और एक एक बात क्लियर कट बताई जा चुकी। जब सेना कह चुकी कि आवर जॉब इज टू हिट टारगेट्स नॉट काउंट बॉडी बैग्स, जब सेना कह चुकी ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव्ड, जब सेना कह चुकी लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ एनी कॉम्बैट सिनेरियो, जब सेना को इस बात की परवाह नहीं कि क्या नुकसान हुआ क्या नहीं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई है वो जान की परवाह करने को तैयार नहीं है। इन लोगों को बड़ी आग लगी हुई है कि कितने विमान गिर गए। जब सेना को इस बात का गर्व है कि जो लक्ष्य थे उन्हें पूरा किया गया, तो राहुल गांधी को क्यों इस बात की पड़ी कि भारत ने कितने विमान गवा दिए? क्या इंटरेस्ट है उनका इस बात को जानने में कि कितने विमान गिरे हैं, और वो भी तब जब भारतीय सेना ने अभी तक माना नहीं है कि विमान गिरे हैं। ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं है। उनको किसने बता दिया कि विमान गिर गए? कांग्रेस का कोई एक कांड हो तो आदमी सोचे। इनको नरेंद्र मोदी की हर चीज से दिक्कत है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए सारे दलों के लोगों को मिलाकर एक टीम बनाई, तो कांग्रेस को वहां भी दिक्कत। पीएम मोदी का यह कदम कैसे मिशन पीओके से जुड़ा है और भेज रहा है ताकि वो आतंकवाद पर पाकिस्तान को एक्सपोज करे, दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ भारत के न्यू नॉर्मल के बारे में बताएं। पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह कि वो दुनिया को बताएगा क्या कि भारत ने हमको कैसे ठोका घर में घुस के। उसने पीएम मोदी की कूटनीति तो कॉपी कर ली, लेकिन उसके पास कहने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। पाकिस्तान कह रहा है कि वो दुनिया को शांति का संदेश देगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई चोर डाकू कानून की बातें करे, और अगर पाकिस्तान शांति स्थिरता की बात करेगा तो उसे सुनेगा कौन? कौन उसको सीरियसली लेता है? कमाल की बात यह भी है कि इधर पीएम मोदी कूटनीति का लंबा अनुभव रखने वाले शशि थरूर जैसे नेताओं के नेतृत्व में टीम भेज रहे हैं, उधर पाकिस्तान को ले देकर बिलावल भुट्टो मिला।
वो नेता जिसे पाकिस्तान में कोई सीरियसली नहीं लेता। आप सोचिए, बिलावल भुट्टो की जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा तो शशि थरूर को कूटनीति का अनुभव है। बच्चा है वो भाई, अल बल बोलता है बिलावल भुट्टो। आप पाकिस्तान के पत्रकारों को सुनिए, वो खुद कह रहे हैं कि पीएम मोदी की थरूर मिसाइल के आगे ये बिलावल कहां टिकेगा, ब्राजील और कोलंबिया जाएगी। दूसरी टीम रविशंकर प्रसाद लीड करेंगे, जो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और डेनमार्क जाने वाली है। तीसरी टीम बीजेपी के सांसद बैजयंत पांडा लीड करेंगे, जो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया जाने वाली है। चौथी टीम जेडीयू के संजय झा लीड करने वाले हैं। यह टीम इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर जाएगी। पांचवी टीम सुप्रिया सुले लीड करेंगी, जो इजिप्ट, कतर। टीम शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे लीड करेंगे, जो यूएई, लाइबेरिया, कांगो का दौरा करेंगे। और संजय झा की एक तस्वीर शायद गलत गई है, उसके लिए माफी मांगते, उसको अवॉइड कीजिए। लेकिन आप देखिए कैसे एक टीम बनाई गई है जिसमें भारत की तस्वीर टीमें बनाई हैं। उसमें से 3 टीमें तो विपक्ष के सांसद लीड कर रहे हैं, उसमें शशि थरूर, सुप्रिया सुले और कनिमोई हैं। 2 टीमें बीजेपी लीड कर रही है, 2 टीमें बीजेपी के सहयोगियों को दी गई हैं। यानी एक साथ पूरे देश की आवाज दुनिया में जाए और दुनिया उसे दमदार तरीके से सुने। इन 7 टीमों में करीब 51 नेता हैं, उसमें से 31 एनडीए से हैं, बाकी 20 विपक्ष से हैं। हर टीम में कम से कम एक मुस्लिम सांसद या डिप्लोमेट है। ये 32 से ज्यादा देशों में जाएंगे। बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर जाएंगे, चीन को छोड़कर यूएनएससी के 4 देशों में जाएंगे। ये 10 दिन का दौरा होगा, जो 22 और या 23 मई से शुरू होगा, और हर टीम में 7 से 8 नेता हैं, पूर्व राजनयिक भी। इन 7 टीमों में जो नेता सेलेक्ट किए गए हैं, उसमें भी यह कोशिश की गई है कि उसमें पक्ष और विपक्ष के दोनों नेता हों, और अगर किसी पार्टी का एक भी सांसद है तो उसे भी जगह दी गई है। जैसे आप देखिए, जैसे बैजयंत पांडा की टीम जो मुस्लिम देशों में जा रही है, उसमें ओवैसी का नाम है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे हैं, बीजेपी से पी कोन्याक, रेखा शर्मा हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला और नॉमिनेटेड सांसद सतनाम सिंह संधू हैं। रविशंकर प्रसाद की टीम में बीजेपी से डी पुरंदेश्वरी हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी हैं, नॉमिनेटेड सांसद गुलाम नबी खटाना है, कांग्रेस से अमर सिंह है, बीजेपी से समीक भट्टाचार्य हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर और पूर्व डिप्लोमेट पंकज सरन भी हैं। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की टीम में बीजेपी से बांसुरी स्वराज हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से मोहम्मद बशीर हैं, बीजेपी से अतुल गर्ग हैं, बीजेडी से सस्मित पात्रा हैं, बीजेपी से मनन कुमार मिश्रा हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री एसएस आहलूवालिया का नाम है। कनिमोई की टीम में समाजवादी पार्टी से राजीव राय हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से मियां अल्ताफ अहमद हैं, बीजेपी से ब्रजेश चोपटा हैं, आरजेडी से प्रेमचंद गुप्ता हैं, आम आदमी पार्टी से अशोक कुमार मित्तल हैं। ये सांसद स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया और रशिया जाने वाले हैं। सुप्रिया सुले की जो टीम है, ये कनिमोई की टीम, फोटो लग गई है, सुप्रिया सुले की फोटो नहीं है। तो सुप्रिया सुले की टीम में भी राजीव प्रताप रूडी और वगैरह वगैरह दूसरे नेताओं के नाम है। तो ये जो टीम बनाई गई है, आप देखिए सारे दल, मतलब इंडिया कह रहा है ये लगना चाहिए, ये ना लगे कि अरे मोदी ने अपने लोगों को भेज दिया बोलने के लिए। पीएम मोदी यही चाहते हैं कि दुनिया में एकजुट भारत की आवाज जाए। लेकिन विपक्ष का हाल देखिए कि इस वक्त जब पूरे देश की एकजुट आवाज दुनिया में जानी चाहिए, तो विपक्ष खेल खेलने में जुटा है। टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान ने कह दिया कि वो पार्टी पहले है भाई। इन नेताओं को तो शशि थरूर से सीखना चाहिए। कांग्रेस इतनी पॉलिटिक्स कर रही है, शशि थरूर का नाम तक नहीं दिया डेलीगेशन के लिए, लेकिन शशि थरूर ने कह दिया कि देश के लिए जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे मैं निभाऊंगा। शशि थरूर ऐसे नेता हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन से जबरदस्त तरीके से भारत का पक्ष रख रहे हैं। ये पूरे देश ने देखा कि शशि थरूर और ओवैसी ये 2 ही नेता हैं जो जमकर पाकिस्तान को धो रहे थे। शशि थरूर तो यूएन में भी काम कर चुके हैं। ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी उनके अनुभव का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है भाई? शशि थरूर से कांग्रेस वाले आजकल खूब चिढ़े बैठे हैं। आप कांग्रेस के ही 2 नेताओं का अंतर देखिए। एक शशि थरूर है जो कह रहे हैं कि पार्टी कुछ भी उनके बारे में बोलती रहे, लेकिन जो जिम्मेदारी दी गई है उसे वो पूरा करे। एक सलमान खुर्शीद है, कह रहे हैं कि पार्टी जो फैसला करेगी वो उसके साथ है, पार्टी का फैसला ही उनका फैसला है। देश का फैसला कहां गया भाई? देश कहां है? क्या कांग्रेस को ऐसे ही नेता चाहिए जो पार्टी हित को देश हित से बड़ा माने? क्या शशि थरूर आजकल इसमें फिट नहीं हो रहे हैं तो शशि थरूर को किनारे किया जा रहा है, दूसरे नेताओं का नाम दिया जा रहा है? जैसे कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए डेलीगेशन के लिए अपनी तरफ से जो नाम दिए उसमें कौन कौन था? पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा थे, लोकसभा में डिप्टी लीडर गौरव गोगोई थे, कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग का नाम सुझाया गया। यूएन में सालों साल काम कर चुके हैं जो शशि थरूर खुद मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री थे, 2 बार से कांग्रेस के सांसद हैं, उनका नाम कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? कांग्रेस के तो पाकिस्तान at the invitation of Interior Ministry
and ISI is under Interior Ministry. The India's Home Ministry is equivalent to the Interior Ministry of Pakistan. If I am invited by the Interior Ministry of Pakistan and I went there without informing Government of India, you can imagine then this crime of Jyoti Malhotra and all are nothing in his, if you compare to that. So then what is happiness? जासूसी क्या बोलते हैं? अगर ये जासूसी नहीं है तो और क्या जासूसी है? फिर आके राफेल का विरोध करो, फिर आके भारत का संसद में आप क्वेश्चन पूछो कि कोस्टल रोड में कहां-कहां सिक्योरिटी लेयर बना है। असम के मुख्यमंत्री ने गौरव गोगोई पर पाकिस्तान से मिले होने का गंभीर आरोप लगा दिया। इतने गंभीर आरोपों पर गौरव गोगोई ने भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो आरोप लगाए हैं वो बी ग्रेड फिल्म की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा बेकार है। अगर उनके पास कोई सबूत है तो पब्लिक डोमेन में रखें। असम के सीएम जो बातें कह रहे हैं वो 99% आधारहीन है। एक तरफ तो ये नेता हैं जो कह रहे हैं कि डेलीगेशन के नाम हम तय करेंगे, नरेंद्र मोदी नाम नहीं तय कर सकते। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसे डेलीगेशन भेजी क्यों रहे, ऐसी टीमें भेजने से क्या हो जाएगा। सुनिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय राउत क्या कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हमारे यहाँ डेलीगेशन नहीं भेजा, या अमेरिका में या विश्व में डेलीगेशन नहीं भेजा है। जेलेंस्की ने डेलीगेशन नहीं भेजा है, और पार्टी या पुतिन ने, ये क्या कर रहे हैं लोग? हाँ, ये क्या नौटंकी चल रही? ये एक टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर। हाँ, ये टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोल दी है, अभी जरूरत नहीं है। इनकी पार्टी की सीटें आती नहीं, इनकी पार्टी खुद बचती नहीं, लेकिन इनको पूरी दुनिया का ज्ञान है कि कब डेलीगेशन भेजना चाहिए, कब नहीं भेजना चाहिए। कह रहे हैं जेलेंस्की ने तो नहीं भेजी, जेलेंस्की ने तो देश डुबा दिया, उसके हिसाब से चलें क्या। कह रहे हैं नेतन्याहू ने तो नहीं भेजी, नेतन्याहू के यहां किसी ने यह भी नहीं पूछा कि कितने विमान गिरे हैं, उससे पहले वो तो सीख लीजिए। जो लोग पीएम मोदी की कूटनीति पर सवाल उठा रहे हैं वो शायद ये भूल गए कि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत ऐसी कूटनीति अपनाता आया। 1994 में तब के पीएम नरसिम्हा राव ने यूएनएचआरसी यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ऐसी ही रणनीति बनाई थी। उन्होंने तब विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन 11 मुंबई हमले के वक्त भी पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अलग अलग देशों में मल्टी पार्टी डेलीगेशन भेजा था। अच्छा होता कि पीएम मोदी की कूटनीति पर राजनीति करने से पहले कांग्रेस अपना इतिहास खंगाल लेती, लेकिन क्या कीजिएगा, इस देश में ऐसी ही पॉलिटिक्स होती आई। लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत कुछ बदल रहे हैं और इसीलिए पाठशाला में अब अगला चैप्टर आपको देखना चाहिए। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा वालों की लिस्ट आई तो किस किस का नाम निकला, अब आपको यह बताना शुरू करता हूं। हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान से अगली लड़ाई के लिए नरेंद्र मोदी हर तरफ से तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान से आगे लड़ाई होगी तो सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होगी, नैरेटिव का युद्ध होता है। जो 4 दिन की लड़ाई में दिख गया कि कैसे भारत के मीडिया के बारे में फैलाया गया कि भारत का मीडिया तो झूठ चलाता है, जबकि बाद में एक एक बात सच साबित हुई। जब यह सब सही साबित हो गया तो जो इकोसिस्टम मीडिया का मजाक उड़ा रहा था वो धीरे से कट लिया। लेकिन बॉस जो उन्होंने किया वो देश से गद्दारी से कम नहीं था। और ऐसे ही कई और गद्दार हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में धरे गए। भारत में रहकर पाकिस्तानी एजेंडा चलाने वाले, पाकिस्तानी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करने वालों पर एक्शन हो रहा है। अब ऐसे ही घर के भेदियों का खुलासा हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों की पूरी फौज मौजूद है। और यह खुलासा हो रहा है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद। ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और खुफिया जानकारियां देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ज्योति मल्होत्रा का मासूम चेहरा देखकर किसी को यकीन नहीं आएगा कि यह जासूस है। यह आरोप लगा है इस पर। लेकिन आज ज्योति और उस जैसे आरोपियों पर ऐसे खुलासे होंगे कि आप शॉक्ड रह जाएंगे। ज्योति मल्होत्रा का पहलगाम आतंकी हमले से क्या कनेक्शन है, यह सारी बातें आज आपको बताऊंगा, क्योंकि आप देखिए कि किस तरह से भारत में पाकिस्तानी जासूसों पर खुलासे हो रहे हैं। कोई भारत के बॉर्डर की जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, कहा जा रहा है। कोई पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स को सिम कार्ड दे रहा था। भाई बॉर्डर पर कितनी सुरक्षा है इसकी जानकारी दी जा रही थी, यह भी आरोप है। कोई आईएसआई हैंडलर के लिए वीडियो बनाकर भेजता था। कोई पाकिस्तान की छवि चमकाने के लिए काम कर रहा था। आप और हम जब घरों में हैं, आपको पता भी नहीं कि किस तरह से इस देश में एक युद्ध छेड़ा गया है हमारे आपके बीच में। ये लोग आपके हमारे बीच में हैं।
लगे अरे क्या है, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ही तो है। लेकिन किस तरह की चीजें चल रही थी आप सोच नहीं सकते। मॉडर्न वॉरफेयर में लड़ाई बॉर्डर के अलावा कई फ्रंट पर लड़ी जाती है, जिसमें एक फ्रंट नैरेटिव और इंफॉर्मेशन का भी है। और ये वही लोग हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तानी नैरेटिव और एजेंडा चला रहे थे। इन सब के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक दी। अरेंजमेंट किए हुए हैं साडे लई और काबिले तारीफ है। ते तुसी कुछ कहना चाहोगे हिंदुस्तान दी आवाम नूं? क्योंकि को चुन चुन कर ढूंढ रही है, वहां सफाई कर रही है। एक तरफ से सरकार ने पाकिस्तान का नैरेटिव चलाने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। आप देखिए कि पिछले 12 दिन में 8 जासूसों को गिरफ्तार किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें ज्योति मल्होत्रा के अलावा 7 दूसरे लोग शामिल हैं जिन पर जासूसी का आरोप है। हरियाणा के नूह, यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तारियां हुई। इन सभी लोगों के बैंक खातों की जांच की जा रही है, सभी की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। यानी एक तरह से पेंडोरा बॉक्स खुल गया है और वो लोग जो पैसों के लालच में पाकिस्तान के लिए छुपकर काम कर रहे थे, यह आरोप लगा है, वो सभी अब रडार पर है। उनमें से कुछ पकड़े गए हैं, बाकियों पर भी जल्द एक्शन होने की उम्मीद है। ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी बहुत नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों की पूरी फौज है, ऐसा कहा जा रहा है, जो भारत में रहकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और पाकिस्तानी नैरेटिव चलाते हैं। आप ज्योति मल्होत्रा को ही देखिए, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, ट्रैवल वीडियोस बनाती थी। ज्योति मल्होत्रा को देखकर कोई नहीं कहेगा कि भाई वो पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में अंदर चली जाएगी। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। ज्योति अब तक कई बार पाकिस्तान जा चुकी है। पहलगाम आतंकी हमला होने से पहले जनवरी में भी ज्योति पहलगाम गई थी। आप देखिए, जहां पर अटैक हुआ वहां पर भी उसका वीडियो है। पहलगाम गई थी वो, और ठीक उसी जगह गई जहां पर अप्रैल में आतंकियों ने हमला किया था। क्या ज्योति पहलगाम के रिजॉर्ट की रेकी करने गई थी? क्या ज्योति की जानकारियों से आतंकियों को हमला करने में मदद मिली? इन सारी बातों की अब जांच चल रही है। इसी साल ज्योति मल्होत्रा पहलगाम गई थी और जनवरी में वो वहीं उसी रिजॉर्ट में गई थी जहां आतंकियों ने हमला किया था, उसी जगह पर गई थी और वहां उसने एक वीडियो भी बनाया था। जरा वो वीडियो देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। डे 5 पहलगाम में खूबसूरत फोटोग्राफ कैप्चर करो और सीनिक बैकड्रॉप का मजा लो। आरू, बेताब और चंदनवाड़ी वैली को एक्सप्लोर करो और नेचर की ब्यूटी को अपने दिल में बसाओ। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि जिस ज्योति पर आरोप है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का, वो उसी पहलगाम में थी जनवरी में, जहां अप्रैल में इतना बड़ा आतंकी हमला होता है? जब पहलगाम में मासूम लोगों पर हमला हो गया तो ज्योति ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया। और देखिए, जो लोग पहलगाम घूमने गए थे, जो लोग मारे गए, ज्योति उन्हें ही कसूरवार ठहरा रही थी। सुनिए ज्योति मल्होत्रा को कैसे पाकिस्तान के लिए नैरेटिव बनाती थी, फिर बताऊंगा ज्योति कैसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आई और क्या क्या खुलासे हुए। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं, बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने। फिर भी अगर ये चीज हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज बहुत ज्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज्यादा गलत है। इसी वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं कि ज्योति पाकिस्तान का जो नैरेटिव वॉर चल रहा था उसमें एक सिपाही थी। आप गौर कीजिए बॉस, लोग मर गए पहलगाम में, कह रही है कि लोगों की जिम्मेदारी है, हम अलर्ट नहीं थे। मतलब अब आप कहीं घूमने जाइए तो आप चारों तरफ देखते रहिए कि कहीं से आतंकी तो नहीं आ रहा है, नहीं तो आतंकी आपको मार के जाएगा। तो आतंकी भेजने वाले पाकिस्तान की गलती नहीं है, आतंकी की गलती नहीं है। आप गोली क्यों खा गए? आप क्यों नहीं देख रहे थे कि आतंकी आया? इसके हिसाब से यह लॉजिक चलता है। देख रहे हैं कैसे माइंड वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, कैसे नैरेटिव बनाया जाता है। भारत की सरकार जिम्मेदार, भारत के लोग जिम्मेदार, मरने वाला जिम्मेदार, लेकिन पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं। ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान कितना मेहरबान था, इसकी भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की तरफ से
खास इनविटेशन मिलता था। यह इनविटेशन कार्ड आप देखिए, 28 मार्च 2024 को पाकिस्तान के नेशनल डे के लिए ज्योति को निमंत्रण गया था, जबकि ज्योति कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है जिसे इस तरह से इनवाइट किया जाए। पाकिस्तान में ज्योति मल्होत्रा को वीआईपी सुविधाएं मिलती थी। ज्योति की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी पुलिस हमेशा तैनात रहती थी। यह तस्वीर देखिए, पाकिस्तानी पुलिस के जवानों के साथ ज्योति कितनी खुशी खुशी वीडियो शूट कर रही है। पाकिस्तान में होने वाली इफ्तार पार्टियों में भी ज्योति मल्होत्रा का आना जाना लगा रहता था, जहां वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से मिलती थी। आरोप है ज्योति भूटान, इंडोनेशिया समेत कई देशों में जा चुकी। वो हमेशा फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करती थी। जिस देश में पहुंचती वहां के महंगे होटल में रुकती, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाती और महंगी ज्वेलरी शॉप्स में विजिट करती। ज्योति मल्होत्रा के बारे में ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ज्योति मल्होत्रा कितनी चालाकी के साथ अपने खूबसूरत चेहरे का इस्तेमाल करती थी, यह भी हैरान करने वाला है। और ज्योति को इतना शातिर जासूस बनाने वाले इंसान का नाम है दानिश, यह आरोप लग रहा है, जो भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करता था। पाकिस्तानी डिप्लोमेट था यही आदमी। दानिश का पूरा नाम एहसान उर रहीम था। जानकारी के मुताबिक दानिश ने ही ज्योति की पाकिस्तान ट्रिप करवाई थी। पाकिस्तान में ज्योति की मुलाकात पीआईओ यानी पाक खुफिया अधिकारियों से भी हुई। ज्योति ने खुफिया अधिकारियों का मोबाइल नंबर भी लिया था। पाकिस्तान से लौटकर ज्योति ने खुफिया जानकारी भेजनी शुरू की, यह भी कहा जा रहा है। यानी दानिश ने ज्योति को पूरी तरह से सीक्रेट एजेंट बना दिया था, यह आरोप है, जो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी। हिसार पुलिस ने बताया कि किस तरह से ज्योति मल्होत्रा को ट्रैप करके फिर गिरफ्तार किया गया। जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इट इज नॉट फॉट ओनली ऑन द बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडर्स ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चले, तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs and she had also visited Pakistan multiple times, और she has also visited China once. पाकिस्तान में ISI के एजेंट से मिलकर ज्योति बहुत ट्रेंड हो गई थी, कहा जा रहा है। ज्योति को पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों ने गुप्त बातचीत के तरीके भी सिखाए थे, यह भी आरोप है। पाकिस्तान में ज्योति को शाकिर और राणा शहबाज मिले थे। ये दोनों ही पाकिस्तानी ISI के एजेंट थे। शाकिर ने ज्योति को अपना फोन नंबर दिया था। शाकिर का नंबर जट रंधावा नाम से सेव किया हुआ था। ज्योति हमेशा इंक्रिप्टेड माध्यम से जानकारी भेजती थी। व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम का इस्तेमाल करती थी। ऑपरेशन सिंदूर के समय ज्योति काफी एक्टिव थी, पाकिस्तान से कई खुफिया जानकारी शेयर की, यह भी आरोप लग रहा है। और लोग पूछ रहे हैं कि भाई अगर कोई गड़बड़ी नहीं थी तो तुमने पाकिस्तान के लोगों के नाम दूसरे नाम से क्यों सेव किए थे मोबाइल में। हालांकि ज्योति ने अभी तक यह नहीं बताया कि उसने पाकिस्तान को कौन कौन सी जानकारियां भेजी। ज्योति के वीडियो और सोशल मीडिया प्रोफाइल से कई ऐसी तस्वीरें मिली हैं जो उसकी मुश्किल बढ़ा रही हैं। ज्योति ने अपने वीडियो में भारत के कई बॉर्डर भी दिखाए। ज्योति ने राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी वीडियो बनाया था, पीछे तस्वीर देखिए, और बॉर्डर पर लगी फेंसिंग दिखाई थी। क्या यह सब ज्योति पाकिस्तानी हैंडलर्स के कहने पर कर रही थी, यह सवाल उठ रहा है और इन्हीं सारी बातों की जांच चल रही है। जिन लोगों को ज्योति का केस समझ में नहीं आ रहा, जो आरोप लग रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे समझिए कि जब 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में, आपको याद है एक डेविड कोलमैन हेडली आया, सब जगह घूम घूम के फोटो खींचा था, याद आ रहा है आपको डेविड हेडली। और वो क्या किया था, इन्हीं फोटो का इस्तेमाल करके कहां कितनी भीड़ होती है, कितनी सुरक्षा होती है, सारी जानकारियां उसने उधर शेयर की और उसके बाद अटैक हुआ था। तो इन वीडियो में जो दिख रहा है उसके बहुत गंभीर मायने हो सकते हैं। ज्योति मल्होत्रा का पहलगाम हमले और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का एक और लिंक पुलिस को मिला है। इस तस्वीर को देखिए, यह तस्वीर पहलगाम हमले के बाद की है। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली में एक शख्स पाकिस्तानी उच्चायोग में केक लेकर जाता हुआ दिखा था, आपको याद होगा, जिससे मीडिया ने पूछ लिया था कि अरे लोग मरे हैं और तुम केक लेके किस बात के लिए जा रहे हो जी। लेकिन यह शख्स बिना कोई जवाब दिए रास्ता बदलते हुए पाक उच्चायोग के अंदर चला गया, याद है ये थे। अब आपको दिखाता हूं तस्वीर। इस शख्स की पहचान का तो खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें ज्योति मल्होत्रा केक लेकर जाने वाले इसी शख्स के साथ नजर आ रही है। यह तस्वीर उस वक्त की है जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई थी, यह कहा जा रहा है। तो यानी इस व्यक्ति से जो पहलगाम में लोग मरे, उनका जश्न मना रहा था, उसके साथ भी ज्योति की तस्वीरें आई हैं। ज्योति के खिलाफ अब तक क्या क्या एक्शन लिया गया है वो भी आपको बताता हूं। उनकी पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। पुलिस उसके लैपटॉप और मोबाइल उपकरणों के फोन की फॉरेंसिक जांच करवा रही है। ज्योति मल्होत्रा के पैसे के लेन देन की ट्रेल को भी खंगाला जा रहा है।
जिसके लिए कल पुलिस की टीम हिसार में ज्योति मल्होत्रा के घर पहुंची थी। हालांकि ज्योति मल्होत्रा के पिता कह रहे हैं कि भाई बेटी गई, बात कर ली तो क्या ही हो गया, पाकिस्तान चली गई तो क्या हो गया। बाद में उनके पिता भी पलट गए, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बताती थी कि वो कहां गई है, मुझे तो लगता था दिल्ली गई है। तो कई ऐसी चीजें जो हैं वो संदेहास्पद लग रही। जांच होगी तो पता चलेगा कि इस मामले में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। लेकिन पाठशाला में अब आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान की सबसे घनघोर बेइज्जती का वो वीडियो आ गया है जो दुनिया पहली बार देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर का खेला जारी है। भारत ने कौन से बड़ा आतंकी ठोक दिया, अब आपको यह बताता हूं। पाकिस्तान के हथियार नहीं चल रहे, भारत घर में घुस के मार रहा है, उसके जासूस धरे जा रहे हैं, उसका नैरेटिव फेल हो रहा है, पाकिस्तान दुनिया भर में एक्सपोज हो रहा है, उस ऊपर से उसके बड़े बड़े आतंकियों को जहन्नुम भेजना जारी है। यानी भारत ने पाकिस्तान को निचोड़ कर रख दिया, बॉस एकदम ऐसे निचोड़ दिया भाई। पाकिस्तान की सेना अब अपने प्यारे आतंकियों की लाशें उठा रही है। आतंकी सैफुल्लाह खालिद के जनाजे को पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर अंतिम विदाई दी गई। देखिए यह हाल है पाकिस्तान का भाई। दुनिया में छीछा लेदर हो रही है, लेकिन इसको शर्म नहीं आती। आतंकियों के जनाजे में सैनिक शामिल होते हैं, आर्मी के लोग शामिल होते हैं, और आप देखिए पाकिस्तानी झंडे में लपेट के उसको दे रहे हैं, ऊपर भेज रहे हैं, जाओ भाई। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के अधिकारी भी यहां मौजूद थे। एक तरफ अज्ञात हमलावर हैं जो पाकिस्तान में आतंकियों के काल बने हुए हैं, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी फौज के लिए मौत का दूसरा नाम बन गई। बीएलए ने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को धुआं धुआं कर रखा है, बल्कि उसके वीडियो के सबूत दे रही है। बीएलए ने अब 35 मिनट का एक वीडियो जारी किया है जिसने पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती दुनिया में करा दी। इस वीडियो में पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हाईजैक की पूरी कहानी बताई गई। आपको याद होगा पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक कर लिया था बलूच लिबरेशन आर्मी ने। अब उन्होंने उसका When the stakes are high and the answers are elusive,